किसी सदन के सदस्य हो, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के। कोई सदस्य नहीं है तो भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, पर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भीतर किसी सदन की सदस्यता उसको ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो क्या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिश्रण नहीं है? जो कार्यपालिका के सदस्य है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य, क्या वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य नहीं होते? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार की बात ब्रिटेन में भी है। तो इसमें संसदीय कार्यपालिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिश्रण पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध है। कानून निर्माण के कार्यों में अधिकांशतः इनिशिएटिव, प्रारंभ, विधेयक को प्रस्तुत कौन करता है? संबंधित विभाग का मंत्री करता है। तो कानून निर्माण में वो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं और कानूनों को क्रियान्वित करने में भी। एक और विशेषता जो कि संसदीय कार्यपालिका की पाई जाती है वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिपरिषद एक टीम होती है और टीम का कैप्टन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका में मैंने आपको बताया प्रिय विद्यार्थियों, सदस्य सब समकक्ष होते हैं, बराबर, और बारी बारी से कैप्टन बनते हैं एक एक साल के लिए। लेकिन संसदीय कार्यपालिका में ऐसा नहीं होता। अनिवार्य रूप से एक प्रधानमंत्री होगा जो टीम का कैप्टन होगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्य कार्यपालिकों को सूचित करना, ये सभी काम है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। इससे पहले मैंने एक पॉइंट लिया था उत्तरदायी शासन। तो उत्तरदायी शासन और सामुदायिक उत्तरदायित्व में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है। उत्तरदायी शासन का मतलब है कि वो पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति या हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। यहाँ सामुदायिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है किसी एक मंत्री को यदि पद से हटाना हो संसदीय कार्यपालिका में, तो मंत्री के खिलाफ कभी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता है। अविश्वास का प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता। मतलब तैरेंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद साथ में, और डूबेंगे तो भी साथ में। व्यक्तिगत मंत्री को नहीं हटाया जा सकता। तो इसका अर्थ है कि वो सामूहिक रूप से अब व्यवस्थापिका के एक सदन के प्रति है, वो उत्तरदायी होती है। फिर संसदीय सर्वोच्चता। जब संसदीय शासन नाम ही इसका है तो संसद सर्वोच्च होती है। और बहुत कुछ यदि हम देखें तो उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार तो होता है, पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार थोड़ा सीमित होता है। संसद जो कानून निर्मित करती है उनकी संवैधानिकता की जांच है वो न्यायपालिका करती है, पर संसद बहुत कुछ मामलों में सर्वोच्च होती है। और ब्रिटेन में तो अल्टीमेट है संसद। अल्टीमेट इसलिए कि वहां का लिखित संविधान है नहीं, और लिखित संविधान नहीं है तो संसद जो भी कानून पास करती है वो क्या हो जाता है? वहां का संविधान हो जाता है। तो इसलिए वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार ऑलमोस्ट करीब करीब शून्य है, क्योंकि संवैधानिक की जांच क्या करोगे? जो ब्रिटिश संसद पास करेगी वही संविधान। भारत जैसे देश में क्योंकि लिखित संविधान है तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। फिर भी संसद सर्वोच्च है, संविधान में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। केवल वैधानिकता की जांच करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तो संसदीय कार्यपालिका की एक विशेषता है वो संसदीय सर्वोच्चता है। इसके यदि हम गुणों को देखने की कोशिश करें संसदीय कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग होने की एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि सरकार का कोई अंग निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है। हमेशा उत्तरदायी शासन रहेगा। कानून निर्मित करने वाला ही कानूनों को क्रियान्वित करता है, तो उत्तरदायी ज्यादा रहेगा, अनुत्तरदायी की कमी आएगी। इसके अलावा संस्थात्मक शासन प्रणाली लचीली पद्धति है। लचीली पद्धति होने का यहाँ अर्थ यह है कि आपका कार्यपालिका ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है, कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव लाओ, आप पद से हटा लो, उसको बहुत समय तक है वो
आप टर्म पूरा करेगी ये कोई अनिवार्य नहीं है। और उदाहरण देखें हम तो 5 साल के कार्यकाल से पहले ही कई अविश्वास प्रथा आए, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, और जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद साथ में भंग हो जाता है। और परिवर्तन भी जरूरत के अनुरूप है। जब भी मतदाताओं को अवसर मिलता है वो बहुमत के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। तो लचीली शासन व्यवस्था है। इसके अलावा जनता को राजनीतिक चेतना, वो शिक्षा मिलती है, कार्य अच्छी तरह से और शीघ्र कार्य होता है, क्योंकि निर्माता ही कानूनों को क्रियान्वित करता है। ये कुछ इसके गुण होते हुए भी कई प्रकार के दोष है। इसके यदि दोष देखने की कोशिश करें हम, तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका और व्यवस्थापक का जो एकीकरण होता है वो नागरिकता की दृष्टि से घातक है। कानून निर्मित करने वाला ही कानूनों को क्रियान्वित करे, ये उचित नहीं है। दोनों ये अंग पूरी तरह से पृथक हो तो ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा दलीय भावना को है बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। दल के आधार पर ही सभी निर्णय होते हैं संसदीय शासन, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, इस प्रकार की व्यवस्था है होती है। मंत्रियों का अधिकांश समय विधि निर्माण में बीत जाता है। वो अपने कार्यपालिका के दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो केवल कानून निर्माण में ही ध्यान देते हैं और इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्थायित्व का अभाव होता है, क्योंकि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आकर के मंत्री परिषद के गिरने की संभावनाएं रहती है और संकट काल में तुरंत निर्णय नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ये एक टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं। तो ये मैंने एक संसदीय कार्यपालिका के बारे में बात की। दूसरा रूप इसका है वो असंसदीय है, जिसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसकी यदि विशेषताएं देखें तो वो संसदीय कार्यपालिका से उल्टी है। वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका का भेद नहीं होता। जो वास्तविक होता है वो शक्तियाँ वास्तव में उसके पास होती है, वो किसी और के नाम से उसको प्रयोग नहीं करता। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसे बिल्कुल स्वतंत्र होती है। कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए, उससे पहले अविश्वास नहीं आता उसके खिलाफ, महाभियोग से हटाते हैं, ये अलग प्रक्रिया है। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, अर्थात सरकार के तीनों अंगों में है वो अलग अलग शक्तियाँ होती है। इसके यदि गुण हम देखें तो अध्यक्षात्मक शासन में स्थिरता रहती है, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होने से शीघ्रता से निर्णय लिए जाते हैं। मंत्री प्रशासन में अधिक समय दे पाएंगे, क्योंकि उनको कानून निर्माण में भाग नहीं लेना है। दलीय अनुशासन का कोई संकट नहीं रहेगा। और शक्ति पृथक्करण का अपने आप में एक विशेष लाभ है। विशेष लाभ इसलिए कि वो सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से बिल्कुल पृथक रहते हैं, और पृथक रहने के कारण अपना काम है वो सुचारू रूप से करते हैं। यदि इसके दोष देखने की कोशिश करें तो एक हल्का सा है, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा होता ही है। राष्ट्रपति के निरंकुश होने की थोड़ी संभावना रहती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गतिरोध होने की संभावना रहती है। व्यवस्थापिका कानून कोई और पारित करती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित अलग प्रकार से करती है। विधि निर्माण में विलंब हो सकता है, और मंत्री विधान कानून निर्माण में है वो भाग नहीं लेते, इसका कुछ न कुछ नुकसान होता है। यदि कानून निर्माता ही उसके क्रियान्वित करे तो ठीक प्रकार से कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज व्यवस्थापिका के भिन्न भिन्न भेदों को, प्रकारों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, पर अधिकांश जो अंतिम जो मैंने भेद लिया था, संसदीय जो कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यालय है, वो देशों में अधिक प्रचलित है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सुंदर उदाहरण, और बहुत सारे देशों में है। संस्थात्मक कई देशों में है दुनिया में। भारत और ब्रिटेन इसके है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आजकल हेरिडिटरी कार्यपालिका बहुत ही कम है। तानाशाही भी कभी कुछ बनती है तो सीमित अवधि के लिए रहती है, फिर निर्वाचित कार्यपालिका हो जाती है। बहुल कार्यपालिका केवल स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, अन्य देशों में बहुत ही कम है। तो खास रूप है वो जो संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का है। प्रिय विद्यार्थियों, शायद मैं आपको